एक्सेसरीज़ फॉर लीनियर मेज़रमेंट में रेंजिंग रॉड देख लिया था और चेन देख लिया था, है ना। चेन के टाइप्स और चेन के मेरिट डिमेरिट, उनका स्पेसिफिकेशन, है ना। तो ये सब देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे तीसरा, टेप। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली टेप में। ठीक है, ये रहा हमारा टेप। तो टेप तो हम लोग देखते ही होंगे अपने घर में भी या आसपास में भी, जो भी काम होता है तो लोग टेप यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। उसको खींच के, वो एक रिबन टाइप ऑफ होता है ना, तो उससे हम लोग मेज़रमेंट करते हैं कोई भी। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, क्लॉथ और लिनन टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। तो ये सारे जो इनके क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ये इनके मटेरियल के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना। जैसे क्लॉथ या लिनन के जो बने हुए होंगे टेप, उनको क्लॉथ लिनन टेप बोल रहे हैं हम लोग। जो मेटालिक यहाँ पे बोलने का मतलब है, वो आगे बताएंगे, जब मेटालिक टेप बताएंगे आप लोग हम लोग को, ठीक है। और स्टील टेप जो है, जिसमें स्टील का बना होगा रिबन, उससे स्टील के रिबन से बना हुआ जो टेप होगा, है ना, वो स्टील टेप हुआ। इनवार टेप, इनवार मटेरियल से जो बन के होगा उसको इनवार। देखते हैं क्या क्या है डिटेल है इसमें, इनवार क्या है, मेटालिक टेप क्या है, या बाकी और जो भी डिटेल जो है वो हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे पहले देखते हैं क्लॉथ और लिनन टेप में। क्लॉथ और लिनन टेप में वो नेम से ही है कि ये जो है क्लॉथेज या फिर लीलेन के बने होते हैं, है ना। क्योंकि लिनन जो है, उसके जो फैब्रिक्स होते हैं उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम टेप को जो यूज़ करेंगे, खींचेंगे, तो वो जल्दी टूटता नहीं है ना। तो ये जो होता है बना हुआ होता है मेड क्लोजली ऑफ वुवन लिनन, है ना। जो पूरा वुवन किया हुआ होता है, जो लिनन बुना हुआ उसको अच्छे से बनाया हुआ होता है। लिनन का या कपड़े का भी हो सकता है, लिनन का होगा तो लिनन टेप बोलेंगे, है ना। और उसको वार्निश कर दिया जाता है। वार्निश किस लिए किया जाता है कि वो ताकि उसमें मतलब मॉइस्चर की वजह से फिर जंग ना लगे या ख़राब ना हो, मॉइस्चर ले ना ले, है ना। तो हमेशा ड्राइड है इंटरनली, तो इसलिए उसको वार्निश्ड भी किया हुआ होता है। तो लिनन टेप जो होता है, हम लोग देखें कि वो मटेरियल किस मटेरियल का बनता है, क्लॉथ का या लिनन मटेरियल बना हुआ होता है ना। चूँकि कपड़े का बना हुआ कोई चीज़ हो या फिर लिनन का भी हो, तो वो उतना मजबूत नहीं होता जितना कोई चीज़ स्टील का बना हुआ हो, है ना। इसलिए इसकी लेंथ जो है ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी 10 से 30 मीटर का लेंथ तक का ये होता है ना। और इसका जो विड्थ होता है इसका, है ना, चौड़ाई जो है वो 12 mm से 15 mm के बीच का इस रेंज का आता है। और ये जनरली जो है ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज़ किया था। यहाँ बहुत लंबा यूज़ करना हो तो उसको नहीं यूज़ करते हैं, ऑफसेट डालने में यूज़ किया जाता है। ये लिखा हुआ ना, यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफसेट्स एंड ऑर्डिनरी। तो ऑफसेट आप लोग आके देखेंगे चेन सर्वे में, लंबाई के परपेंडिकुलर मेज़रमेंट लेते हैं, इसको ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट बहुत सारे तरह के होंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे पूरा जब चेन ट्रायंगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो छोटी लंबाई को मेज़र करने के लिए हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। या ऑर्डिनरी छोटे मोटे काम में तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं, आप लोग पहले से भी जानते रहे होंगे। तो ये रहा हमारा लीलन टेप, ठीक है। नेक्स्ट हुआ हमारा मेटालिक टेप। मेटालिक टेप तो ये ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली मेटल का बना हुआ था, इसका नाम मेटालिक इसलिए दिया गया क्योंकि ये लिनन टेप ही होता है, बस इसको अंदर से जो है रीइंफोर्स्ड कर दिया जाता है कॉपर के वायर या ब्रास के वायर से। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये ब्रास या कॉपर वायर से रीइंफोर्स कर दिया था, मतलब उसके अंदर जो है कॉपर या ब्रास के वायर जो है घुसे हुए होते हैं। उससे क्या होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता है ना। तो ये लंबे लेंथ का यूज़ कर सकते हैं और इसको जितना भी खींचेंगे जल्दी टूटेगा नहीं, है ना। तो इसलिए इसका जो लंबाई होता है वो 50 मीटर तक आता है और इसको भी यूज़ किया जाता है लंबा दूरी यूज़ करने में, है ना। तो ये जो है जनरली लेदर के केस में, इसको केस मतलब कि उसके अंदर वो आता है, बॉक्स बोल लीजिए उसको, है ना। ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये, तो ये लेदर के केस में जनरली रखा होता है। और इसको पकड़ने के लिए सामने में ये ब्रास हैंडल होता है, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना। ब्रास हैंडल से खींच के, है ना, खोल लेते हैं हम लोग। और ये जो है सारे सर्वे वर्क में यूज़ होता है, कॉमनली यूज्ड इन ऑल सर्वे वर्क।
ये जनरली जो है हम लोग सर्वे वर्क में इसी को यूज़ करते हैं, मेटालिक टेप। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक ठाक होता है ना, 50 मीटर तक का आता है, तो हम लोग बहुत यूज़ लेते हैं। जहाँ कहीं भी चेन के अलावा ज़रूरत पड़ा या चेन के साथ साथ भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पे हम लोग मेटालिक टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये समझने कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या था, वो है स्टील टेप। स्टील टेप जो है ये स्टील के रिबन का मतलब 6 से 10 mm का, जिसका जो थिकनेस है ये है ना, मतलब विड्थ जो है ये थिक, तो मतलब इसका थिकनेस तो बहुत कम होता है ना। ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है, 6 to 10 mm का होता है इसका विड्थ, है ना। और ये स्टील का रिबन होता है, स्टील का बना हुआ होता है। और इसको हम लोग ऐसे खींचते हैं, है ना। ये जो दिख रहा होगा ये तो आप लोग देखे ही होंगे, सब लोग देखा होगा, है ना। इसकी भी लंबाई जो है 10 से 50 मीटर तक का होता है, क्योंकि ये तो काफ़ी, इसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा स्टील का है, तो बात ही नहीं है कुछ, है ना। तो ये काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन इसको हम लोग जो है सर्वे वर्क में यूज़ जनरली नहीं करते हैं, है ना। ये जनरली जो है चेन को स्टैंडर्डाइज़ करने में होता है। चेन जो है 30 मीटर का है कि घट बढ़ गया, उसका क्या लेंथ है वो देखने में करते हैं। स्टैंडर्डाइज़ करना मतलब कि वो चेन स्टैंडर्ड लेंथ का है या 30 मीटर का चेन कुछ बढ़ गया घट गया खींचता उन्होंने के साथ, तो उसको चेक करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और या नहीं तो इसको हम लोग जनरली देखते होंगे कि ऐसा टेप जो है वो कंस्ट्रक्शन में जो लोग मिस्त्री वगैरह काम करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, तुरंत खींच लेते हैं, ऐसे नाप लेते हैं ना। तो या इसका बनावट भी ऐसा होता है, या इस टाइप का बना होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना इसको बड़ा आसान है और मतलब यूज़ करते ही हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ सर्वे में इसको ज़्यादा रफ़ यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये रफ़ यूज़ होगा तो ब्रेक कर जाएगा जल्दी इसको, है ना, ऐसे टूट जाएगा। ये खींच तो बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ठीक होता है, लेकिन जहाँ फोल्ड हुआ तो ये टूट जाता है। इसलिए सर्वे में रफ़ यूज़ के लिए नहीं करते हैं, बस चेन का लेंथ देखने के लिए कि चेन का लेंथ अभी ठीक है कि नहीं, उसके लिए यूज़ करते हैं इसको, है ना। बाकी कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ करते ही हैं इसको, हम तो आपको देखते भी होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे यूज़ होता है, और यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ मतलब फील्ड में नहीं करते हैं, सिर्फ चेन को स्टैंडर्डाइज़ करने में करते हैं। ठीक है, तो ये था स्टील टेप। और नेक्स्ट है इनवार टेप। इनवार जो है ना, इसका नेम आया है, वो आया है कि ये ऐसा टेप होता है कि इसका लंबाई जल्दी चेंज नहीं होता है खींचने से या टेम्परेचर से। टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर ज़्यादा नहीं होता है ना। बाकी के जो भी टेप हैं, ये चेन है, सब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो थोड़ी थर्मल एक्सपेंशन उनका होता ही है, थोड़ा उनका लंबाई चेंज हो जाता है। लेकिन इसको ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये इनवेरिएबल लेंथ होता है, इसका लेंथ जल्दी चेंज नहीं होता है। तो इसको ऐसा बनाने के लिए ये इनवार मटेरियल का बना होता है। इनवार मटेरियल बोलते हैं इसको, ये फार्मूला दिखला होगा आप लोग को, Fe36। मतलब इसमें जो होता है स्टील में 36% निकेल मिलाते हैं, है ना। मतलब ये एक अलाव है जिसमें स्टील 64% होगा और निकेल जो है 36% होता है। तो निकेल का मात्रा बढ़ा के इसको हम लोग इस टाइप का मटेरियल बना लेते हैं कि इसकी ये लेंथ जो है जल्दी थर्मल एक्सपेंशन से चेंज नहीं होगा, है ना। ये अपना लेंथ बनाए रखता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लेंथ चेंज होता रहेगा तो हम लोग गलत मेजरमेंट कर लेंगे। तो जब जहाँ कहीं भी सर्वे में हम लोग को चाहिए होता है कि हम लोग को एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, थोड़ा भी इसमें कमी बेस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ना। तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यूज्ड वेयर हाई प्रेसीजन रिक्वायर्ड, काफ़ी प्रेसीजन वर्क यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और और बाकी रफ़ यूज़ के लिए क्यों नहीं करते हैं, रफ़ यूज़ के लिए इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं कि सेम बात है कि ये जल्दी ब्रेक कर जाता है। जिस टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो थर्मल एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो दूसरी ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्रेक कर जाएगा, है ना, जहाँ फोल्ड हुआ। तो इसलिए रफ़ यूज़ में नहीं करते हैं या जनरली यूज़ नहीं करते, जहाँ पे उसके ज़्यादा प्रेसिजन रिक्वायर्ड होता है वहाँ यूज़ करते हैं। और ये जो है लेंथ 20 से 100 मीटर तक का आता है, और इसके रिबन का विड्थ जो होता है 6 mm होता है। ठीक है, इनवार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनवार मटेरियल होता है। इनवार मटेरियल क्या है, वो Fe36 को बोलते हैं। इसमें निकेल, फेरस में निकेल जो है 36% होता है ना। और ये इनवेरिएबल इन लेंथ होता है, इसका लेंथ जल्दी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये प्रेसीजन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो यही 4 टाइप थे, है ना, जो हम लोग सर्वे में यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज़ क्या था हमारा, मेटालिक टेप। ये जब हाई प्रेसिजन रिक्वायर्ड होगा तो इनवार टेप। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को। हाँ, तो वहाँ पे ये टेप पढ़ रहे थे हम लोग, ये तीसरी ये एक्सेसरीज़ थी। पहला तो हम लोग पढ़े रेंजिंग रॉड, वो देख लिए, दूसरा था चेन, उसको भी डिटेल में पढ़ें। अब यह तीसरा है एरोज़, है ना, तीसरा ये है एरोज़। तो ये एरो जो है, नाम से ही आप लोगों को लग रहा है कि एरो है, तो ये जो है कहीं पे इसको हम लोग गाड़ते होंगे ऐसे, तो बस घुसा सकते हैं ऐसे। एरो ये बना होता है, नोकीला होता है नीचे में, और ऊपर में ये राउंड किया हुआ होता है। तो ऐसा चीज़ करेंगे किस काम में लाएंगे, मान लो एरो है कहीं पे, हम इसको ये गाड़ सकते हैं, नोकीला बना हुआ है। तो ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इस एरोज़ को चेन जहाँ पे भी इंड होता है, एक चेन लाइन कंप्लीट हुआ चेन लाइन के लॉन्ग, तो वहाँ पे इसको हम लोग उसको गाड़ देते हैं। फिर वहाँ से उस जहाँ पे ये गड़ा हुआ होता है उसके नेक्स्ट वहाँ से स्टार्ट करते हैं अगले चेन को, है ना। तो इस चेन को उठा के ले जाते हैं, फिर वहाँ से शुरू करते हैं, फिर वहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हुआ फिर वहाँ पे भी एक और ये गाड़ देते हैं। ये ऐसे एरोज़ लगभग 10 एरोज़ साथ में लेके चलते हैं हम लोग। तो जैसे ही 10 कंप्लीट होगा चेन लेंथ, 10 एरो आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इससे समझ में आता है, इससे गिनती पूरी होती है, प्लस पता चलता रहता है कि इस लाइन के लोग हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये तो समझ में आ गया आप लोगों को यूज़ कि ये जनरली यही काम में करते हैं, जहाँ पे चेन ख़त्म होता है वहाँ पे एक चेन लें, वहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का ये दिख रहा होगा कि ये जो स्टील का बना होता है, टेम्पर्ड स्टील होता है, मतलब हीट ट्रीटेड करके इसको बनाते हैं, टेम्पर्ड स्टील है ये। ठीक है, और इसका वायर जो ये होता है, ये जो मटेरियल है, तो इसका डायमीटर जो है 4 mm डायमीटर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये स्टील वायर है, क्या है, वायर ही है ना, थोड़ा सा थिक होता है, 4 mm इसका डायमीटर है। उसको ऐसा फोल्ड किया हुआ था, ऊपर रिंग बना हुआ होता है, नीचे नोकीला कर दिया जाता है ना। तो टोटल इसका लंबाई होता है 400 mm, और ये जो इसका डायमीटर है, ऊपर जो रिंग बना हुआ है उसका 50 mm होता है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है 50 mm डायमीटर होता है जो रिंग बन गया, और नीचे में जो है ये पॉइंटेड होता है, जिसके थ्रू हम ज़मीन में इसको गाड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसका ओवरऑल लेंथ जो है 400 mm दिख रहा है, और ये यूज़ करते हैं काउंटिंग करने में कितना चेन हम लोग का यूज़ हो गया। ठीक है, तो ये दिख रहा है, तो रियल इमेज उसका है, किसी ने लेके रखा होगा अपने कॉपी पे, तो ऐसा दिख रहा है लिया हुआ। ये जो है इस टाइप का होता है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये याद रखना है कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसा दिखता है ये, है ना, और डायमेंशन याद रखे हुए हैं तो बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एरोज़ हो गया हम लोग के पेजेस। पेज ये जो है पेज, ये खूटे को बोलते हैं, मतलब कि कहीं पे भी कोई चीज़ मार्क करना होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे एक जैसे ज़मीन का भी बाउंड्री जहाँ फिक्स होता है तो लोग वहाँ पे कुछ गाड़ देते हैं, ईंटा या कंक्रीट का बना देते हैं मार्क करने के लिए, कहाँ यहाँ बाउंड्रीज़ है यहाँ पे, या यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, कुछ भी है मार्किंग के लिए, तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये पेग जो हैं, इसका ऐसे मीनिंग जो होता है ये खूटा होता है, जो देहाती में भाषा में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है आप लोग को, इस टाइप का ये होता है। ये सर्कुलर भी होता है और स्क्वायर शेप का भी होता है, क्रॉस सेक्शन जो है इसका, और नीचे में नोकीला बना होता है क्योंकि हम गाड़ सके ज़मीन में उसको। तो वो जहाँ जहाँ बाउंड्रीज़ होते हैं ना, या कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो वहाँ पे इसको गाड़ के हम लोग मार्क कर लेते हैं, है ना, कि ये यहाँ पे ये चीज़ है। उसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, इसलिए इस टाइप का ये बना होता है। दिखा रहा है, एक पेन टू पेन किया हुआ है, एक नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये किसी का बना होगा, ये वुडन होता है, वुडन पेक्स होता है, और ये पोजीशन मार्क करने का होता है, ये स्टेशन कहाँ पे है। जनरली इसका लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर का होता है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा। बॉटम इन जिसका है टैपर्ड होता है, टैपर्ड मतलब नोकीला बनाया हुआ होता है कि नीचे, मतलब ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटता हुआ होता है ताकि ये ज़मीन में गद सके, है ना, ये जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और ये ज़मीन में कैसे गाड़ा जाता है, हैमर ऊपर से हथौड़ा मारिएगा तो नीचे चला जाता है ना, गद जाता है। तो ये ड्राइव इन ग्राउंड विथ हैमर के थ्रू, और 4 सेंटीमीटर जनरली बाहर भी रखा जाता है, कुछ कि दिखे कि हाँ, वो नहीं तो पूरा धंसा दीजिएगा तो दिखेगा ही नहीं ज़मीन में, है ना। तो इस तरह का हमारा खूटा जनरली सर्वे में यूज़ किया जाता है। इसका टॉप व्यू जो है ये दिख रहा होगा आप लोग को, इसका जो टॉप व्यू है यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में कि ये जो है ये कोई
स्क्वायर 2.5 मीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर का दिख रहा है इसका प्लान, मतलब इसका चौड़ाई जो है, और चौड़ाई और थिकनेस जो है इसका 2.5 सेंटीमीटर का होगा, और डेप्थ जो है इसका या लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जनरली ऐसे ही पेग्स यूज़ करते हैं हम लोग सर्वे वर्क में। ठीक है ना, स्टेशन मार्क करने के लिए, बस इतना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्सेसरीज है। नेक्स्ट एक्सेसरीज़ है क्रॉस स्टाफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, चेन और रंजिंग रॉड के बाद ये सबसे ज़्यादा यूज़ और या इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तो इसमें जैसा कि आप लोग को दिखता होगा इसमें क्रॉस स्टाफ में कि इसमें 4 जो है आर्म दिख रहे हैं, है ना, और उसमें ये वर्टिकल ये भी बने हुए हैं चारों में, है ना। वर्टिकल आर्म जो है, ये हॉरिजॉन्टल आर्म में वर्टिकल आर्म जुड़ा हुआ है, और उसमें बीच में जो है ये स्लिट बने हुए हैं, है ना। बीच में ये पतला सा होल दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, चारों वर्टिकल आर्म में। और ये जो चारों आर्म है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये चारों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो कोई भी इसे ए बी जो है ऐसे, ये बी और ये सी डी परपेंडिकुलर है, तो हमें ए बी पे कोई परपेंडिकुलर डालना है, तो इस आर्म को ए बी के लॉन्ग रखेंगे और फिर सी से देखेंगे वहाँ डी की तरफ, तो जो उसके लॉन्ग आएगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो चेन में जो है, चेन सर्वे जब करते हुए होते हैं, और वहाँ किसी पॉइंट से, जैसे चेन सर्वे करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है ना, ये ए है और ये आप लोग का बी है, हम लोग का यहाँ पे, और कोई अगला पॉइंट है सी, है ना, जो यहाँ पे है। तो यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है। तो ये परपेंडिकुलर किस लिए डालना है, उसका लंबाई हम लोग मेज़र करेंगे, है ना। कोई वहाँ पे ऐसा थोड़ी ज़मीन पे कुछ खींचना होता है। ये हमारा सर्वे लाइन है जिसको डॉटेड जैसे दिखाया हुआ है, तो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को मेज़र करना है। सबसे पहले तो ये पता करना होगा ना इसका परपेंडिकुलर आके इससे मिलेगा कहाँ पे, तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो ये इसके थ्रू हम लोग डालते हैं। इससे पता करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर आके कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा उससे इसका दूरी मेज़र कर लेंगे, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग ले आते हैं यहाँ पे, इस जगह पे, है ना, इसके आसपास में, और ये ए बी को इस ए बी के अलॉन्ग रखते हैं। इधर से देख लेते हैं, इधर से बी दिखाई देना चाहिए, और उधर से देखते हैं हम लोग बी की तरफ से, तो ए दिखाई देना चाहिए। तो ये तो ऐसे ठीक हो गया, ए बी के अलॉन्ग हो गया। और फिर सी की तरफ से, ये जो सी है इसकी तरफ से हम लोग देखते हैं डी, है ना, उस तरफ, या यूँ बोलो कि अगर वो घुमा हुआ होगा तो डी की तरफ से सी को देखेंगे, अगर ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर से देखेंगे तो ये सी दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम लोग सही जगह पर नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे जहाँ पे आकर ट्राई करेंगे, अगल बगल में घूम के देखेंगे। जहाँ से सी दिखाई लगने लगा इसका मतलब वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग का क्रॉस स्टाफ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है रखा हुआ है, वही जगह है जहाँ से ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये दूरी फिर मेज़र कर लेंगे, इसको मार्क कर देंगे। तो इसका यही यूज़ है ना, सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है। परपेंडिकुलर ये सब लोग खेलते भी, बचपन में भी खेले होंगे खूब, है ना। तो ये जैसा सेटअप है इसको हम लोग क्रॉस स्टाफ कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में देख लेते हैं क्या बताया हुआ है। ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, है ना, राइट एंगल डालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह का होता है जनरली, ओपन, फ्रेंच और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं यहाँ पे वो ओपन क्रॉस स्टाफ ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना भी वही है ना। तो ओपन क्रॉस स्टाफ ही जनरली यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग यही पढ़ भी रहे हैं ओपन क्रॉस। ये जो फिगर है ओपन क्रॉस स्टाफ का है ना। हमारे सर्वे लैब में भी जो है ये ऐसा ही है रखा हुआ। तो इसमें जो है 4 मेटल आर्म्स होते हैं विद वर्टिकल स्लिट, वर्टिकल जो ये जो बना हुआ है उसमें बीच में ऐसे छेद होता है ना, वर्टिकल ऐसा लंबा ऐसा छेद होता है, तो उसको वर्टिकल स्लिट बोल देंगे। ठीक है, और उसको क्योंकि उसके थ्रू देखते हैं हम लोग, है ना। इसे कोई बड़ा ऐसा खोल दोगे छेद तो उससे हम लोग को पूरी बहुत दूर, मतलब अगल बगल का चीज़ भी दिखाएगा, पतला होगा तो उससे हम उसी लाइन के लोग देखते हैं, है ना। तो ठीक है, ये हो गया। माउंटेड ऑन ए वुडन पोल ऑफ 1.5 मीटर लेंथ और डायमीटर 1.5 मीटर हैविंग स्क्वेयर। तो ये जो है ऊपर वाला जो सेटअप है, ये नीचे ये इस पोल के ऊपर उसको कसा हुआ जाता है। तो इस पोल का लंबाई बोल रहा है कि 1.5 मीटर, क्योंकि हम लोग का जो हाइट होता है 1.5 समथिंग होता है जनरली जो है, तो 1.5 मीटर समथिंग होता है। तो हम लोग आसानी से देख सकें, एकदम झुक के, एकदम ऐसे नहीं कि लपक के ऊपर कूद के देखना पड़े। तो इसलिए इस साइज़ का ये इसका स्टैंड होता है, ये जो है, और इसके ऊपर ये माउंटेड होता है, ये जो सेटअप है हमारा, है ना।
तो ये होता है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके आगे बताया होगा डिटेल में कि कैसे इसको डालते हैं कहीं पे। इसमें दिखाया हुआ है, देखिए ये क्या हुआ, इसका टॉप व्यू दिखा हुआ है कि कोई ए बी, ये कोई चेन लाइन दिख रहा है ना, ये कोई चेन लाइन ऐसे 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 जो है ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे जा रहा है, जिसमें हम लोग 2 रेंजिंग रॉड यहाँ पे और यहाँ पे गाड़े हुए हैं, है ना। तो ये चेन लाइन है हमारा, यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ, उससे परपेंडिकुलर इधर डालना है हमको। तो इसको ऐसे रखा हुआ है, इधर सी से देखेंगे डी की तरफ, अब वो ओ दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देगा तो अगल बगल में हो जाएंगे, है ना, हिल के देखेंगे। तो जहाँ से वो दिखाई देने लगा वो पॉइंट जो है समझिए उससे परपेंडिकुलर है। यही बात जो है यहाँ पे समझाया हुआ है, ये जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर जो है यहाँ पे जो ऑप्टिकल स्क्वायर का ये जो फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे बगल में, तो ये हम लोग के लैब में है, अपने लैब में, इसलिए इसको डाले हैं। ऐसे ये सर्कुलर शेप का भी होता है ना, तो ये फुली सर्कुलर नहीं दिखता होगा आपको, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल स्क्वायर जो है इसका भी यूज़ जो है राइट एंगल डालने के लिए, जो आपका क्रॉस स्टाफ करता था वही ऑप्टिकल स्क्वायर भी करेगा, राइट एंगल डालेगा। तो ये थोड़ा और परफेक्ट करने के लिए है ना। इसमें मिरर वगैरह का अरेंजमेंट होता है, एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो है उसका इंटरनल सेटअप देखेंगे कैसा होता है। इसमें जो है ये क्रॉस स्टाफ होता है उसके अंदर का ये दिखा रहा है, ठीक है ना। ये जो बॉक्स है वो बॉक्स बाहर का दिख रहा है, ये है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर 2 मिरर होते हैं जो 45 डिग्री पे होते हैं। यहाँ 2 मिरर दिख रहा होगा आप लोग को कि ये आई है और ये एच वाला मिरर जो दिख रहा है, ये 2 मिरर जो 45 डिग्री पे हैं। तो कोई 2 मिरर अगर 45 डिग्री पे होता है तो उसके लिए क्या होता है कि उस पर कोई अगर रे इस तरह से अगर ऐसे जा रही है और वो उस पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ दूसरे मिरर पे आई, फिर दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर अगर ऐसे जाएगी, तो ये दोनों इसका आने वाली रे और फाइनली जाने वाली रे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाती हैं, है ना। ये मतलब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे, जब पढ़े होंगे, आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो ये जानो कि ये होता है, ठीक है। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद भी जो है इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये 45 डिग्री अगर है तो यहाँ पे जो ऐसे कोई रे आई तो ये एंगल तो दोनों बराबर ही होगा, है ना। और ये क्योंकि ये एक जो है ये एंगल है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अरे रिफ्लेक्शन वाला एंगल तो सेम ही होगा ना। ये एंगल जो है यहाँ से आई मिरर से और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थी, ये एंगल दोनों बराबर होगा। फिर यहाँ पे ये एंगल और आपका ये एंगल दोनों ये बराबर होगा, है ना। तो उसको अज्यूम करके प्रूफ करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये है भी ऑप्टिक्स की थ्योरी है कि ये 90 डिग्री हो जाता है। तो अब क्या है, इस ऐसे सेटअप के थ्रू जो है हम जो है ई पे बैठे रहेंगे तो हमको ये यहाँ पे जो पी के पास जो परपेंडिकुलर कोई चीज़ है वो दिखाई देगी। ई से देखेंगे तो हमको पी के पास जो चीज़ है वो भी दिखाई देगा, है ना। तो इसमें अरेंजमेंट क्या करते हैं कि ये जो मिरर होता है, ये एच वाला, ये एच मिरर जिसका नाम है, उसका नीचे का हिस्सा जो है वो सिल्वर नहीं करते हैं, वो कलई नहीं करते हैं। नीचे का आधा नी वाला जो पार्ट होता है नीचे, वो आर पार दिखता है ना। तो नीचे अगर कलई नहीं किए हुए हैं तो ई से जो है उसको बी भी दिखेगा नीचे की तरफ से। और ऊपर में क्या दिखेगा, जो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है परपेंडिकुलर पे, वो दिखेगा, ठीक है। तो हम ई से देखने पे अगर कोई लाइन कोई जो अगर ये मतलब अपना सेटअप है हम कहीं पर रखे हुए हैं तो ई से देख रहे हैं हम लोग को, है ना। तो पी इस मिरर पे जो है एच पे दिखेगा, वही तो इसको दिखेगा यहाँ पे ई को, है ना। तो इस एच मिरर के बारे में दिखाया हुआ है, ये अपना एच मिरर है। इसमें उसको दिख रहा है कि ऊपर में पी दिख रहा है और नीचे में बी दिख रहा है, क्योंकि ऊपर तो कलई किया हुआ है। तो ऊपर तो वही दिखेगा जो यहाँ पे है पी के पास, तो ऊपर में इसको पी दिख रहा है और नीचे में उसको बी दिख रहा है ना। नीचे कलई नहीं किया हुआ है तो उसको बी दिख रहा है। तो अब देखो पी और बी एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब वही परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो उसको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को आगे पीछे करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही पी और बी एक लाइन में दिखने लगा, इसका मतलब कि अब जो है पी इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो वो पॉइंट जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वो समझिए कि वो उसका परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है, और वो वहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये किस इस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर
एंगल बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द मिरर। एंगल बिटवीन द मिरर जितना रखेंगे 45 डिग्री जैसे रखे हुए हैं, तो फर्स्ट इंसिडेंट और फर्स्ट लास्ट रिफ्लेक्टेड मतलब दोनों से टकरा के जो गया हुआ फाइनली है, तो वो दोनों रे का एंगल जो है 90 डिग्री होता है, जो हमें चाहिए था, है ना। तो इस थ्योरम का हम लोग यूज़ करके उसको बना लेते हैं, और उसका प्रोसीजर कि इसको कैसे 90 डिग्री डालते हैं जो अभी बता रहे थे वो है, ठीक है ना। कि कैसे हम किसके थ्रू देखेंगे, ई के थ्रू, बी नीचे से कलई किया हुआ है तो हमको बी दिखाई देगा, और ऊपर का कलई नीचे का कलई नहीं किया हुआ है तो बी दिखाई देगा, ऊपर कलई किया हुआ है तो हमें परपेंडिकुलर वाला दिखेगा, पी दिखेगा। जब एक लाइन मतलब ये अगल बगल में दिखे, एक लाइन में नहीं है तो समझिएगा ये नहीं है आपका राइट एंगल पे नहीं है, तो उसको आगे पीछे करके देखेंगे। जैसे ही दोनों पी और बी दोनों एक लाइन में दिखने जैसे ही पी और बी जो है एक लाइन में एकदम दिख गया, तो इसका मतलब कि वो परपेंडिकुलर हो गया पी और बी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करके इससे थ्रू डाल लेते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे, वो जो मुझे मिरर दिख रहा था, एच मिरर्स को हॉरिजॉन ग्लास बोलते हैं, है ना, इसको हॉरिजॉन ग्लास बोलते हैं। और जिसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, अपर हाफ जो होता है, वो क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, वो सिल्वर्ड होता है, लोअर हाफ सिल्वर्ड नहीं होता है। और जो दूसरा वाला मिरर था उसको हम इंडेक्स मिरर ग्लास बोलते हैं, आई। और वो कम्प्लीटली सेट होगा, उससे तो हम दूसरा चीज़ देखते नहीं, वो सब रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ किए हुए हैं कि यहाँ से जाएगा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। और इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। और एच जो है 120 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल साइड से, और आई जो है 105 डिग्री बनाता है इंडेक्स साइड से। ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ जो बता रहा है कि एच जो है वो 120 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल साइड से। ये साइड जो है हम लोग का, ये हॉरिजॉन्टल साइड है, तो इससे जो है एच जो है ये 120 डिग्री बनाता है। और ये जो अपना आई से ये साइड है इंडेक्स साइड से, जो है ये आई वाला मिरर जो है ये 105 डिग्री बनाता है, ये एंगल 105 डिग्री है ना। तो ये सब इसका ये है स्पेसिफिकेशन है। अब इतना क्लियर बता दिया है, अब इससे तो आप निकाल ही सकते हैं कि वो 90 डिग्री होगा, है ना। एक बार ट्राई करके देखना आप लोग, फिर क्लास में बताना, ठीक है। तो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट था बस, वो ये भी, इससे भी हम लोग राइट एंगल डाल लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर दोनों का मकसद एक ही है कि परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये तो उसका प्रिंसिपल था। ये लाइन रेंजर आ गया। लाइन रेंजर यूज़ करते हैं रेंजिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग तब समझेंगे जब रेंजिंग पढ़ लेंगे, रेंजिंग होता क्या है ना। अभी इसको समझेंगे तो हो सकता है एक तरह कन्फ्यूज़न हो, तो लाइन रेंजर को समझेंगे हम लोग जब रेंजिंग पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंजिंग भी पढ़ेंगे और लाइन रेंजर भी, और इसके साथ हम लोग का जो है एक्सेसरीज़ ख़त्म हो गया। ये लास्ट एक्सेसरीज़ था लाइन रेंजर, इसको हम लोग रेंजिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।